इनके हिस्ट्री में कभी भी मशहूर नहीं था कि ये जंगजू लोग थे। ये सेडेंट्री लोग थे, फार्मर्स थे, इवॉल्व बड़ी सोसाइटी थी, इंडस वैली आपने देखा, टेक्सला, ये वो, लेकिन जंगजू नहीं थे। तो हमने ये देखा कि बाहर से लोग इन्वेडर आते रहे और यहाँ लोग उनको एक्सेप्ट करते रहे। अलेक्जेंडर से शुरू करें 1947 तक, अलेक्जेंडर के बाद मैं 710 पे आ जाता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम आए, गजनवीज आए, गौरीज आए, तुर्किक जो स्लेव डायनेस्टी है कुतुबुद्दीन ऐबक वाली, वो आए, खिलजी आए, तुगलक आए, लोधी आए, फिर मुग़ल आए, बहुत बड़ी उनके एम्पायर। फिर सिख अपने लोकल वही बीच में से उठे और वो 3 मिलियन सिख ने 77 मिलियन मुसलमानों के ऊपर हुक्मरानी की, रंजीत सिंह, फिर दुरानी, नादिर शाह दुरानी, फिर अहमद शाह अब्दाली और फिर अंग्रेज़। और ये आप देख लें, ये हमें ले गया कहाँ से लेकर, हमें जी 710 से मैं आपको 1947 तक ले आया। अभी 1757, 1799 और 1857 3 बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट साल हैं। 1757 में पहली बड़ी शिकस्त हुई प्लासी में सिराजुद्दौला की, जहाँ से मशहूर मीर जाफ़र का नाम आया। हाँ, उनके कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर 1799 में टीपू सुल्तान की सीज ऑफ सेरिंगापटम, जिसको कहा जाता है 5 अप्रैल से 4 मई तक हुई, और उनको शहीद किया जाता है और वहाँ कब्जा कर लिया। और 1857 में गदर जो है। अब अगर आप एक ये देखें कि ये सारी जंगें जो है ना, ये हो रही हैं आरफा ईस्ट में, ये बंगाल में हो रही हैं या साउथ में। इंडस यहाँ जो बेसन है ना, पंजाब का इलाका, अमन से लस्सी पी के ये लोग माशाल्लाह सोए हुए हैं। लेकिन जो सबसे हैरान कौन बात है वो मैं आपको बताऊं, शायद पहले भी जिक्र किया होगा, 1857 की जो बगावत है या जंग आज़ादी पहले हम कहते हैं, उसके अंदर जो बगावत की इंडियन ट्रूप्स ने अपने अंग्रेज़ अफसरों के ख़िलाफ़, उनके अंदर बेशतर मुसलमान और हिंदू थे, बल्कि फॉर एवरी 7, 6 वर हिंदूज, 1 वॉज मुस्लिम। तो बंगाल के मुसलमान, बिहार के, उड़ीसा के, तेलंगाना के, साउथ के और हिंदू, किन्होंने बगावत नहीं की? पंजाबी मुस्लिम यूनिट्स ने, पठान यूनिट्स ने, सिखों ने और ये गोरखा जो थे, इन्होंने बगावत नहीं की। 4 जो एथनिक ग्रुप्स हैं, इन्होंने बगावत नहीं की। और जब 1857 की वापस आर्मी ने टेक ओवर किया दिल्ली को, ब्रिटिश आर्मी ने, 3/4 उनकी जो फौज थी दैट कंप्राइज्ड पंजाबी मुसलमान्स, पठान्स एंड सिख्स। और 2 हफ्ते रेप ऑफ दिल्ली कहते हैं उसको, जिसके अंदर हजारों जो खवातीन और बर्बरियत जो हुई। उसके बाद अंग्रेज़ों ने कहा कि जी ये तो बैन कर दो, और अंग्रेज क्राउन ने टेक ओवर कर लिया। उन्होंने बैन कर दी सारी आर्मीज को, डिसॉल्व कर दिया। 3 थी, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। और उन्होंने नई भर्तियां शुरू की। अब उन्होंने कहा जी ये बंगाली को नहीं लेना, बिहारी को नहीं लेना, ये हाई कास्ट ब्राह्मण को नहीं लेना, हमने लेने हैं जिनको उन्होंने क्लासिफाई किया, हमने लेना है जी मार्शल रेसेस। अब मार्शल रेसेस की ना उन्होंने कैटेगराइज में 5 उन्होंने बनाई। उन्होंने कहा जी पंजाबी मुसलमान, पठान, पंजाबी हिंदू, लो कास्ट, हाई कास्ट नहीं, पंजाबी सिख और गोरखे, ये 5 कैटेगरीज उन्होंने कहा जी ये मार्शल रेसेस हैं। मार्शल रेस की उनकी डिस्क्रिप्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं जंगजू हैं, लड़ाकू हैं। एक अच्छी सिफ्त, बाकी ज़रा 7 सिफ्तें आप देखें। 7 सिफ्तें हैं, इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर है, जहन कमज़ोर है, अनपढ़ है या पार्टली एजुकेटेड है, बिल्कुल अनपढ़ है या थोड़ी सी इनकी एजुकेशन है, अग्रेरियन है, देहाती हैं, लैकिंग इनिशिएटिव, खुद फैसला करने की सलाहियत नहीं रखते, लैकिंग लीडरशिप टू कमांड ट्रूप्स, ट्रूप्स को क़यादत नहीं कर सकते, ईजियर टू कंट्रोल, आसानी से काबू कर सकते हैं इनको, और ये कभी भी बगावत नहीं करेंगे और हमारे वफादार रहेंगे। ये थी उनकी डेफिनेशन मार्शल रेस की। उधर से उन्होंने भर्तियां की। 1857 से लेकर उन्होंने 1947 तक जो फौज बनाई वो इन मार्शल रेसेस से बनाई, और इस बेसिस पे बनाई जो मैंने आपको भी बता दिया है। मेरी अपनी यूनिट 15 पंजाब, जिसको हम बड़े फ़ख्र से 33 पंजाबी मोहम्मदन्स कहते हैं, इसी क्राइटेरिया के तहत इसको रेज़ किया गया था। मैं आपको बताऊं आरफा, एक बहुत शर्मनाक मैंने खुद एक यूनिट में, मैं उसका नाम नहीं लेता,
अब उन्होंने वो हटा दिया है। वो बड़े प्राउडली अपने मेस में, अपने बैटल ऑनर्स में द बैटल ऑफ सेरिंगापटम अपना बैटल ऑनर दिखाते थे कि ये हमने सेरिंगापटम पर टीपू सुल्तान के खिलाफ ये हमारी यूनिट लड़ी थी, हमने फतह किया। ये है लेगेसी और ये है माइंडसेट, ये आपको समझना पड़ेगा। 1947 में जब पार्टीशन हुआ, कोई चेंज नहीं आया इस माइंडसेट में। और ये सिर्फ फौज के अंदर नहीं था। देखिए जी, अंग्रेजों को क्या चाहिए था? 3 चीजें चाहिए थी जब क्राउन ने टेक ओवर किया। उनका जी सबसे पहले तो है कि बगावत फिर ना हो, तो सख्त कंट्रोल रखो, काबू करो कि इसके बाद बगावत ना हो। इसके लिए ऐसी फौज बनाओ जो हमारे कंट्रोल में हो, अगर लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल करना पड़े तो हम करेंगे। दूसरी थी, तीसरा उनका मकसद आरफा ये था कि वहां से जितनी दौलत है उसको निकाल के हम इंग्लिस्तान ले जाएं। तो कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव क्रैकडाउन और एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी, ये 3 उनके मकसद थे। उसके तहत उन्होंने फौज बनाई, उसके तहत उन्होंने ब्यूरोक्रेसी बनाई, उसके तहत उन्होंने जुडिशरी बनाई, उसके तहत उन्होंने पुलिस बनाई। 1947 आया, कोई तब्दीली हमने नहीं की। हिंदुस्तान ने थोड़ी बहुत तब्दीली जरूर की। उन्होंने अपनी फौज को मातहत लिया है सिविलियन रूल के। हमारे फौज को सिविलियन कोर्ट के मातहत नहीं लाएगा, आज तक नहीं ला सकते। अभी तक कोई फौजी सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं जा सकता। और हमारा जुडिशरी, हमारी पुलिस, हमारा ब्यूरोक्रेसी, हमारी फौज, वो ही जहनियत। पहले दिन से हम एक अफसर को लेके जाते हैं पीएमए में, हम उसके जहन में एक सुपीरियर इंसान होने की एक बीज को बोते हैं। और हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज डोंट टॉक लाइक अ ब्लडी सिविलियन, माफी चाह के एक ऐसे सिविलियन की तरह बात ना करो, मतलब कि ठीक तरह बात करो। डोंट स्टैंड लाइक अ सिविलियन, मतलब ठीक होके खड़े हो। ये सिविलियन ढीले तरीके, ये जहन यंग है। देख 18-19 साल का बच्चा कितना इंप्रेशनेबल उसका, आप सोचें। और वो 2 साल इस किस्म की ट्रेनिंग में जाता है, और वो फिर जब वहां से निकलता है ना, वो समझता है कि वो बड़ी कोई चीज है, और वो समझते हैं मैं सबसे सुपीरियर हूं, बाकी सब मेरे से इन्फीरियर है, पुलिस भी मेरे से इन्फीरियर है, लॉ भी इन्फीरियर। वो कहता है मैं पहले सिपाही हूं, बाद में सिटीजन। कि हमारी जो जुडिशरी जिस किस्म के फैसले करती है, उसका जहन वही है। बिकॉज उनकी भी ट्रेनिंग वही, उनकी जुडिशल अकेडमीज में वही ट्रेनिंग हो रही है जो 90 साल से 1947 तक कराई गई, और उसी को बढ़ाया। हमारे सीएसपी में आप जाएं, आपको ऑनेस्टली आप उनसे पूछें, वो उनको पता है किस किस किस्म की चीज़ें कहते हैं। अब पता नहीं शायद बंद कर दियो कि जब तुम अपने एसी का ओहदा लेने जाओ, पहले हफ्ते के अंदर अंदर तुमने हाथ भी नहीं मिलाना किसी से। ये उनको पढ़ाया जाता था कि ये उसमें कि अकड़ अपने दूर, रियाया दूर है, तुम हाकिम हो। अब आप आ जाएं फौज के ऊपर। अब ये अंग्रेज की फॉर्माइका चली गई, उसने तो वो तो अपने मुल्क में तो उसने सब कुछ ठीक कर लिया, हमें ये छोड़ गया। मेरी मदद करो, तुम हाकिम नहीं हो, मैं उसी मुल्क का शहरी हूँ जिस मुल्क के तुम शहरी हो, तुम कोई हाकिम। लेकिन वो हाकिम की वजह से वो अब वो है अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर इसमें फौज हो गई, क्योंकि मार्शल लगे 30-33-32 साल। उसकी वजह से उन्होंने अपने इर्द गिर्द और भी उनकी जो दौलत जो थी उन्होंने इकट्ठा कर दिया, हर जगह अपने शिकंजे फैला दिए। और अब आप देखते हैं कि इट इज़ अ स्टेट विद इन द स्टेट। मैं उस जहनियत से इख्तलाफ करता हूँ जो कि इस मुल्क को एक कॉलोनी की तरह देखती है, जो इस मुल्क की राया को एक कॉलोनी की तरह देखती है, जो समझती है कि मैं हर कानून से बालातर हूँ, मैं आइन से बालातर हूँ। डंडा मार मार के ना बंदों को सीधा करो, उल्टा लटकाओ, मिर्चें लगाओ, क्या का ना करो। लेकिन चूंकि निज़ाम आमराना है, चूंकि सोच आमराना है, चूंकि रियाया हकीर है, हम सुपीरियर हैं, और चूंकि पीछे से डंडा मेरे अपने बड़े एक डंडे वाले के पास है। अब वो कहता है जी मैंने चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब से रुजू किया,
उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कुछ खदशात हैं, फैसल नसीर का नाम ना डालो, शहबाज शरीफ का डाल सकते हो, राना सनाउल्लाह का डाल सकते हो। अब ये सारी चीजें किस चीज की अक्कासी करती हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। 71 की जंग हुई, आधा मुल्क टूट गया, नहीं करो नहीं करो, कुछ ना कहो, मोहतरम रहमान कमीशन को दफन कर दिया। ये वीडियोस वाला ड्रामा हम देख रहे हैं।